हेलो बच्चों, आज हम लोग नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है। इस कविता की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ बच्चों मैं आप लोगों को कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती चलूंगी और आपको कविता में आए हुए जो काव्यगत सौंदर्य है उसके संबंध में भी बताती चलूंगी, जिससे कि आप जब प्रश्नों के उत्तर लिखें तो उसमें काव्यगत सौंदर्य का भी जिक्र करते चलें, उसका भी उल्लेख आप करते चलें, तो उससे आपका उत्तर जो है काफी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो बादल को घिरते देखा है, ये नागार्जुन जी की कविता है और नागार्जुन जी हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में हमें संपूर्ण भारत समग्रता के साथ देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही घुमक्कड़ स्वभाव का था, क्योंकि ये बचपन से अपने पिताजी के साथ रहते थे और इनके पिता जो है इधर उधर इनको लेकर घूमते रहते थे और वही प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा और यही कारण है कि ये भ्रमणशील रहे। केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी घूमने गए, भ्रमण किया इन्होंने। नेपाल, तिब्बत और म्यांमार, भूटान आदि काफ़ी जगह पे ये घूमने गए और जब वहाँ वो घूमने जाते थे तो वहाँ का जो वातावरण होता था, वहाँ का जो प्रकृति रूप होता था, उन सब का उल्लेख वो अपनी कविता में करते थे। ठीक है, और इनकी काव्य चेतना के संबंध में अगर हम देखें तो इनमें कविता सामाजिक प्रतिबद्धता भी देखने को मिलती है, राजनीतिक चेतना का स्वर दिखाई देता है। साथ ही साथ इनकी कविताओं में हमें शोषित उत्पीड़ित जो किसानी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसके जीवन का भी चित्रण देखने को हमें इनकी कविता में मिलता है। और इनका झुकाव जो है वो प्रकृति चित्रण पर भी रहा है। प्रकृति चित्रण इनकी कविताओं में बहुत ही मनमोहक रूप में देखने को मिलती है। इन्होंने ये प्रातःकालीन, संध्या और विभिन्न प्रकार के मौसम का, नदी, नाले, झरने, झील, सागर, बादल, सभी का ये बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का, आंचलिक क्षेत्र का, सबका बहुत ही सुंदर चित्र इनके कविताओं में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो कविता है, ये बादल को घिरते देखा है, ये कविता भी जो है इनके तिब्बत यात्रा के दौरान लिखी गई ये कविता है, क्योंकि ये घूमते टहलते ही हिमालय। तो बादल को घिरते देखा है ये कविता जो है वो कवि के काव्य शिल्पी रूप को दिखाता है। इसमें इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। हिमालयी क्षेत्र के प्राकृतिक सुषमा का मनमोहक रूप इनकी इस कविता में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अमल धवल यानी बहुत ही स्वच्छ और सफेद, ठीक है, गिरी के शिखरों पर, हिमालय पर्वत की चोटियों पर, यानी हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं वो पूरी तरह से सफेद स्वच्छ बर्फ से ढकी हुई हैं। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत, वहाँ का ठंडा रहता है पूरा मौसम, तो पूरी तरह से वो बर्फ से ढका हुआ है वो पूरा जो हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं, उस पर उन्होंने बादलों को उमड़ते घुमड़ते विचरते हुए देखा है। आगे कहते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को, यानी ये जो बादल हैं वो कैसे लग रहे हैं, वो बिल्कुल ही छोटे छोटे मोती के जैसे लग रहे हैं और इनके भीतर जो जल भरा है वो बहुत ही ठंडा है, शीतल है और ये जल की बूंदें ओस के रूप में, ओस के कणों के रूप में मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। यानी मानसरोवर की झील में जो कमल पुष्प खिले हुए हैं, उन सुनहरे कमल पुष्पों के पत्रों पर, यानी उन पत्तों पर उन्होंने छोटे छोटे ओस की बूंदों को गिरते देखा है। ठीक है, बादल को घिरते देखा है, यानी स्वर्णिम कमल पत्रों पर छोटे छोटे ओस कणों को, जो कि बिल्कुल सफेद मोती के समान लग रहे हैं,
उनको उस पर गिरते देखा है, कमल पत्रों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं बच्चों कि मानसरोवर का जो झील है उस पर सूर्य की लालिमा पड़ रही है, जिसके कारण पूरा वातावरण वहां का क्या है, सुनहरा हो गया है। जो कमल पुष्प खिले हुए हैं वो भी बिल्कुल सुनहरे लग रहे हैं, सोने के समान लग रहे हैं। और उस पर उसके कमल पुष्प के जो पत्ते हैं, जो पंखुड़ियां हैं, उस पर ये जो बादल के जो शीतल जल है, बादल जब में जल भरा हुआ है तो जब उस शीतल जल गिरता है तो ऐसा लगता है कि कमल के पंखुड़ियों पर ओस की सफेद सफेद मोती जैसी बूंदें गिरी हुई हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अनुपम दृश्य यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर सजीव रूप में देखा उसका ही वर्णन यहाँ पर वो कर रहे हैं। ठीक है, और ये ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों बादल का घिरना महज प्रकृति चित्रण नहीं है, बल्कि बादल का घिरना जो है वो मनुष्य के हृदय में भावों का उभरना है, उसका प्रतीक है। यहाँ पर कवि ने बादल का मानवीकरण किया है और कहते हैं कि भाव जो है कैसे व्यक्तित्व में उत्पन्न होते हैं, यानी जिसका व्यक्तित्व बहुत ही साफ स्वच्छ हो, ठीक है, उस पर किसी प्रकार की कलुषता न हो, ऐसे व्यक्तित्व में ही भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो भी भाव हैं वो कैसे हैं, वो मोती के समान हैं, और उन भावों में जो विचार है वो बिल्कुल तरल है, यानी विचार जो है वो जल की भांति बिल्कुल शीतल और तरल है। ठीक है, आगे कवि जो है मानसरोवर को मनुष्य के हृदय का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि मनुष्य का हृदय जो है वो मानसरोवर के समान पवित्र है, और उस पवित्र हृदय में उन्होंने मोती जैसे भावों को उभरते हुए देखा है। ठीक है, भावों के प्रकट होते हुए देखा है, बादल को घिरते हुए देखा है। यहाँ पर कवि जो है बादल का घिरना जो है प्रकृति का चित्रण करने के साथ ही साथ मनुष्य के हृदय का भाव चित्र भी उपस्थित कर रहा है। ठीक है, यानी मनुष्य का जो हृदय है वो मानसरोवर के समान बिल्कुल पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर का जो झील है वो बहुत ही पवित्र झील है, यहाँ पर देवी देवता स्नान करते हैं, ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। और यहाँ पर देवी देवता स्नान करने आते हैं तो उसकी पवित्रता के कारण ही जो है वो उसको मनुष्य के हृदय की पवित्रता के रूप में यहाँ पर कवि ने चित्रित करने का प्रयास किया है। ठीक है, और मानसरोवर का जो मानसरोवर में कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर जो है भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है, तो बहुत ही पवित्र स्थान है, और बहुत ही कह सकते हैं कि वहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है वो बहुत ही निराली है, सौंदर्य युक्त है, और उसको कवि ने अपने सजीव आंखों से देखा है और उसे अनुभूत किया है। तो उस अनुभूति को ही वो इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है कवि ने। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मैंने लिख दिए हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अमल, स्वच्छ, धवल, सफेद, गिरी पर्वत, शिखर, चोटी, शीतल, ठंडा, तुहिन कण, ओस की बूंदे या ओस के कण, स्वर्णिम मीन्स सुनहरे। ठीक है, क्लियर। अभी बच्चों जो भी पंक्तियां हैं उनमें कुछ काव्यगत सौंदर्य हैं, यानी कुछ काव्य शिल्प हैं, उसको हम लोग देखते हैं। बादल का मानवीकरण किया गया है, ठीक है, क्लियर है बच्चों, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। छोटे छोटे शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोती जैसे में उपमा अलंकार है। ठीक है, सांस्कृतिक शैली का कवि ने प्रयोग किया है। प्रकृति का आंखों देखा सजीव वर्णन किया है। अभिधा, लक्षणा और शब्द शक्ति का प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इन पूरी पंक्तियों में, और पंक्तियों में भाषा बिल्कुल सरल है, स्पष्ट है, और इसकी जो शब्दावली है बच्चों वो पूरी तरह से भावों को व्यक्त करने का काम कर रही हैं। ठीक है, और कुछ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग कवि ने किया है। ठीक है, तो ये जो काव्यगत सौंदर्य हैं बच्चों, और इन का उल्लेख जो है आप जब भी अपने प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो उसमें ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि आपका उत्तर जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे पद्यांश पर। दूसरा पद्यांश है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि जो हैं हिमालय क्षेत्र का ही वर्णन कर रहे हैं, हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का ही वर्णन कर रहे हैं, उसके अनुपम सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं। ठीक है, और कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं यानी उसकी जो चोटियां हैं वो काफी ऊंची ऊंची हैं। तुंग का अर्थ होता है ऊंचा। ठीक है, तो उसकी जो श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, वो काफी ऊंची ऊंची हैं। हिमालय पर्वत काफी ऊंचा है और उस ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो कैसी लग रही हैं, बिल्कुल कंधे जैसी हैं। यानी मनुष्य का जो कंधा होता है, किसी व्यक्ति का कंधा जो होता है वो ऊंचा होता है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कवि कि हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनके नीचे छोटी बड़ी कई झीलें हैं। यहाँ पर जो हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है पूरा, कई छोटे बड़े पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहाँ पे और कई झीलें हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पर कई सोते ऐसे बहते रहते हैं अलग अलग स्थानों से, तो उसमें कई छोटी बड़ी झीलें हैं, उनका जिक्र कवि करते हैं और कहते हैं कि उनके श्यामल नील सलील में, यानी उनका जो जल है वो कैसा है। श्यामल का अर्थ होता है सांवलापन लिए हुए। ठीक है, तो उनका जल जो है वो सांवलापन लिए हुए नीला है। ठीक है, तो नीला है उनका जल, झील का जो जल है बिल्कुल स्वच्छ होता है। जो स्वच्छ और शीतल जल होता है वो बिल्कुल वैसा ही वहाँ का जल है, बिल्कुल सांवलापन लिए हुए नीला है। ठीक है, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। यहाँ पर कवि कहते हैं उन हंसों की बात कर रहे हैं, उन हंसों की बात कर रहे हैं जो कि कहाँ रहते हैं, समतल देशों में यानी मैदानी भागों में। ठीक है, तो मैदानी भागों में जो हंस रहते हैं वो हंस जो है समतल देशों से, मैदानी इलाकों से आ करके, यानी वो समतल देशों से कहाँ आ रहे हैं, इस पर्वतीय क्षेत्र में आ रहे हैं, हिमालय के पर्वत के क्षेत्र में आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं, उनके आने का क्या कारण है। पावस की उमस से आकुल, पावस यानी वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु के वर्षा होने के पश्चात जब धूप उसके बाद निकलता है तो धूप से वहाँ पे बेचैनी होने लगती है, बिल्कुल उमस का माहौल हो जाता है, बहुत ही गर्मी हो जाती है। तो उस गर्मी के जो माहौल से, उसके वातावरण से, उस मौसम की आकुलता से जो है, जो वहाँ के हंस हैं समतल देशों के, वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ठंडे में रहना अच्छा लगता है। तो वहाँ की जो बेचैनी होती है, उस बेचैनी के कारण कवि कहते हैं कि ये हंस जो है वहाँ से चले आते हैं इस हिमालय पर्वत के क्षेत्र में, ठंडे प्रदेश में। और एक कारण है उनका मैदानी इलाकों से इस पर्वतीय क्षेत्र में आने का। वो कारण क्या है कि तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते, यानी जो मानसरोवर का जो झील है वहाँ पर जो कमल पुष्प हैं, उन कमल पुष्पों की जो नाल होती है, यानी कमल नाल जो होती है, वो कमल नाल कैसी होती है, उसके जो रेशे होते हैं वो मीठे, कह सकते हैं खट्टे मीठे फल की तरह होते हैं। खट्टे मीठे फलों का जो स्वाद होता है उसकी तरह वो कमल नाल की जो डंडियां होती हैं उसके रेशे होते हैं। तो उस रेशे की लालच में, कह सकते हैं उस रेशे की खोज में, उस रेशे को खोजते हुए, कमल नाल के खट्टे मीठे रेशे को खोजते हुए वो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में चले आते हैं। और इन हंसों को मैंने मानसरोवर के झील पर तैरते हुए देखा है। ठीक है, यहाँ पर उसे क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए और तैरते हुए मैंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऐसे सुरम्य वातावरण में मैंने हिमालय की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है, उमड़ते घुमड़ते और विचरते देखा है। ठीक है,
यहाँ पर कवि जो है हिमालय क्षेत्र की जो मध्यवर्ती पहाड़ियाँ हैं, उनकी जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उसके बीच बीच में ही जो है उन झील, वहाँ पे कई छोटी बड़ी झीलें हैं, उसकी जलधारा जो है उसका ही वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही मनोरम दृश्य है वहाँ का, और इस मनोरम दृश्य को कवि ने स्वयं की आंखों से देखा है, और उस सजीवता को व्यक्त करना ही इस कविता के माध्यम से उनका उद्देश्य रहा है। ठीक है, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है और इसे आप स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे नोट कर लीजिए। तुंग, ऊंचे, श्यामल, सांवला, सलील, पानी, समतल जो मैदानी इलाके होते हैं, पावस वर्षा ऋतु, और उमस गर्मी, आकुल व्याकुल, तिक्त कसैला, विस्तंतु, कमल लाल के अंदर के जो कोमल रेसे होते हैं, तिरते हुए यानी तैरते हुए देखा है। ठीक, काव्यगत सौंदर्य है यहाँ पर, तो यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। प्रकृति का रूप चित्रण बहुत ही सजीव ढंग से किया है, शब्द बिंब का प्रयोग है, माधुर्य गुण है इसमें, पूरी पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार किया है कवि ने, तत्सम शब्द प्रधानता है तत्सम शब्दों की, और भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट आपका है तीसरा पद्यांश। चलिए तीसरा पद्यांश देखते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सहवालों की हरिदरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, यहाँ पर कवि जो है वो बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, बसंत ऋतु, इसको हम ऋतुराज कह सकते हैं, क्योंकि वसंत ऋतु जो है वो सभी ऋतुओं का राजा होता है, क्योंकि वसंत ऋतु का जो समय होता है वो लगभग वही फरवरी मार्च का जो समय होता है वो बहुत ही सुहावना मौसम होता है उस समय, क्योंकि ना बहुत ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है, और जो प्राकृतिक वातावरण जो होता है वो भी बहुत ही सुंदर होता है, सुहावना होता है। तो नए नए फूल खिलते हैं, तो वो जो दृश्य है उसका जो प्राकृतिक सुषमा जो है वो बहुत ही मनमोहक होती है। ठीक है, और यहाँ पर कवि जो है वसंत ऋतु की सुबह का वर्णन कर रहे हैं, प्रातःकालीन बेला का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु की प्रातःकालीन बेला में, यानी ऋतु बसंत का सुप्रभात था, यानी वसंत ऋतु का सुबह का समय था, प्रातःकालीन समय था, और मंद मंद था अनिल बह रहा। ठीक है, यानी जो हवा है वो बहुत ही मंद मंद बह रही है, यानी धीरे धीरे वो हवा बह रही है, चल रही है, और उस हवा में जो है बहुत ही सुगंधी है, बहुत ही सुगंध है, अच्छी खुशबू है, उससे पूरा वातावरण जो है बहुत ही सुगंधमयमान हो रहा है। और बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। बालारुण, यहाँ पर बालारुण का अर्थ होता है सूर्य की जो प्रातःकालीन जो सूर्य होता है वो उसकी जो किरणें हैं, यहाँ पे सूर्य की बात कही जा रही है, यानी बाल सूर्य सुबह सुबह जो है वो अपनी जो किरणों की जो तीव्रता होती है वो कम होती है, क्योंकि बहुत ही मृदु होती है, बहुत ही कोमल होती है, क्योंकि दोपहर का जब समय हो जाता है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो काफ़ी तीक्ष्ण हो जाती हैं। ठीक है, तेज हो जाती हैं। तो जो सुबह का जो समय है वहाँ उस समय उसकी रोशनी जो है, किरणें जो हैं, उसमें तेजाई उतनी नहीं होती है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं वो बहुत ही मृदु हैं, कोमल हैं, और अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है, उस हिमालय पर्वत में के क्षेत्र में कई पर्वतीय चोटियाँ हैं, तो अगल बगल कई पर्वत शिखर थे, यानी उनकी चोटियां थीं, और वो चोटियों पर जो स्वर्ण की जो आभा पड़ रही है, यानी सूर्य की जो सुबह सुबह की लालिमा पड़ रही है, उससे क्या हो रहा है, ये शिखर जो हैं, ये चोटियां जो हैं वो बिल्कुल सुनहरी लग रही हैं।
ठीक है, बिल्कुल सोने के समान लग रही हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा दृश्य है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शिखर जो है, पर्वतीय शिखर जो हैं वो स्वर्ण कलश के समान दिख रहे हैं। ठीक है, स्वर्ण कलश की यानी सोने का कलश के समान ये पर्वत शिखर जो है वो दिख रहे हैं। एक दूसरे से कहते हैं कि एक दूसरे से विरहित हो। यहाँ पर चकवा चकवी पक्षी जो है उसके संबंध में यहाँ पर कवि उल्लेख कर रहे हैं। चकवा चकवी जो पक्षी है वो प्रजाति जो है विलुप्त होती जा रही है, और किंतु उनके संबंध में जो एक कथा प्रचलित है उसके विषय में ही यहाँ पर कवि उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं कि एक जो चकवा चकवी पक्षी है उनको ये अभिशाप मिला था कि वे किसी ऋषि मुनि ने उन्हें ये अभिशाप दिया था कि वो रात्रि में वो एक दूसरे से अलग रहेंगे, उन्हें ये विरह का समय जो है बिताना पड़ेगा, और इस तरह का अभिशाप उन्हें मिला था। लेकिन जब प्रातः होती है, सुबह होता है, तो वो प्रेमी जोड़ा जो है आपस में मिल जाता है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है इस कविता में। कवि कहते हैं कि एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी, यानी एक दूसरे से अलग होकर के विरह के दुख में रहते हुए अलग अलग, यानी एक प्रेमी जो है अलग है, प्रेमिका अलग है, यानी जो मेल है, मेल पक्षी है वो अलग रहता है, फीमेल पक्षी जो है वो अलग रहता है। तो एक दूसरे से चकवा चकवी जो पक्षी हैं वो दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रह करके रात बितानी होती है, यानी ठीक है, यानी रात्रि काल जो है के समय वो दोनों अलग रहते हैं। निशा काल से चिर अभिशापित, यानी बहुत प्राचीन समय से, चिर अभिशापित यानी युगों से, सहस्रों हजारों वर्षों पहले से ही जो है वो चिर अभिशापित, यानी उन्हें ये श्राप मिला है कि वो निशा काल में रात्रि के समय में एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो ऐसे में बेबस, लाचार, मजबूर होकर के ये चकवा चकवी पक्षी जो हैं वो अपने प्रियजन की याद में दुखी होकर के रात भर रोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं। तो बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, ठीक है, ये जो प्रातःकालीन सुषमा का जो वर्णन कर रहे हैं उस पर्वतीय क्षेत्र का, तो उसमें ही आगे कवि कहना चाहते हैं कि बहुत समय से जो चकवा चकवी पक्षी को ये अभिशाप मिला है कि रात में वो एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो वो एक दूसरे के याद में रोते रहते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो है प्रातःकालीन बेला है, सूर्य की सुनहरी किरणें वो पूरे वातावरण को शोभायमान कर रही हैं, पृथ्वी पर पड़ रही हैं। तो ऐसे समय में उस चकवा चकवी पक्षी का क्रंदन, उसका जो विलाप है वो बंद हो गया है, क्योंकि रात भर वो अपने प्रियजन की याद में तड़पते रहे, विलाप करते रहे, लेकिन सुबह होते ही उनका ये क्रंदन, रोना जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, आगे कवि कहते हैं कि महान सरोवर यानी मान सरोवर का जो झील है उसके तीरे यानी उसके किनारे उन्होंने उस मान सरोवर झील के किनारे जो शैवाल होते हैं, शैवाल मतलब जो हरी हरी घास होती है, वो घास क्यों पनप जाती है, क्योंकि जिस भी स्थान पर लगातार पानी गिरता रहता है तो उस स्थान पे अपने आप ही जो है वो घास निकल आती है, छोटी छोटी काई जैसी जिसको कह सकते हैं। तो वो काई जैसी जो हरी घास है वो ऐसी लग रही है जैसे हरी दरी बिछी हो। ठीक है, तो वो काई जैसी हरी घास जो उगी हुई है वहां पे मानसरोवर झील के किनारे, वो ऐसा लग रहा है जैसे झील के किनारे जो है हरी दरी बिछा दी गई हो, हरी दरी बिछी हुई हो, और उस दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। यानी उस चकवा चकवी पक्षी का मिलन जो है उस हरी दरी पर हो रहा है, और उस मिलन में उनके प्रेम की जो कलह है, उनके प्रेम की जो लड़ाई है, उसको
होते हुए देखा है, उसको छिड़ते हुए देखा है। यानी प्रेमी प्रेमिका जब काफी समय के बाद मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, आपसी थोड़ी कहासुनी होती है, एक दूसरे से छेड़छाड़ होती है। तो उस प्रेम की जो छेड़छाड़ है उसको होते हुए कवि ने देखा है। यानी जो कवि कहते हैं कि ये जो चकवा चकवी पक्षी हैं वो रात भर चूंकि एक दूसरे से अलग रहे हैं, तो अलग रहने के बाद जब वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है युगों बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे के साथ अपने प्रेम की छेड़छाड़ करते हुए दिखाई देते हैं और उसको कवि ने सजीव रूप में देखा है और ऐसे सुरम्य वातावरण में उन्होंने बादल को घिरते हुए देखा है। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये जो तो यहाँ पर कवि ने हिमालय पर्वत के क्षेत्र की सुषमा का वर्णन किया है। वहां का जो दृश्य उन्होंने देखा उसका ही सजीव रूप चित्रित करने का प्रयास किया है कवि ने अपने दृश्य श्रव्य बिंब के माध्यम से, और बहुत ही सुंदर अनुपम सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है अपनी इस कविता के माध्यम से। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। जब भी आप कविता पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मंद मंद धीरे धीरे अनिल हवा बालारुण यानी प्रभात की प्रथम किरणें यानी प्रातःकालीन लालिमा लिए हुए जो सूर्य होता है, मृदु कोमल स्वर्णिम सुनहरे शिखर चोटी विरहित अलग होकर पृथक, और निशाकाल रात्रि का समय चिर अभिशापित हमेशा से जिन्हें अभिशाप मिला हुआ है, बेबस मजबूर चकवा चकवी क्रंदन चित्कार या रुदन, सरवर नदी या तालाब तीरे किनारे और शैवाल पानी में उगने वाली शिवार या काई या घास जो भी कह सकते हैं, और प्रणय कलह मीन्स होता है प्रेम की छेड़छाड़। ठीक है बच्चों, क्लियर। थोड़ा सा काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में क्या काव्य शिल्प हैं। तो वसंत ऋतु की मादकता का स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है। मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, चकवा चकवी में अनुप्रास अलंकार है, और हरी दरी में दृश्य योजना की है। यानी बहुत ही सुंदर दृश्य कवि ने उपस्थित किया है शब्दों के माध्यम से। शब्दों के माध्यम से दृश्य बिंब की अभिव्यंजना की है। प्रणय कलह में श्रव्य बिंब के दर्शन होते हैं हमें। माधुर्य गुण है और तत्सम शब्दों की प्रधानता है। यानी पूरी कविता में हमें कहीं ना कहीं तत्सम शब्द बार बार देखने को मिल रहे हैं बच्चों। और भाषा सरल एवं स्वाभाविक है। कवि ने प्रकृति के माध्यम से वियोग और तत्पश्चात संयोग सुख दोनों को अभिव्यक्त किया है। यहाँ पे विप्रलंब श्रृंगार और संयोग श्रृंगार दोनों का रूप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चकवा चकवी पक्षी का पहले इन्होंने विरह का जो वर्णन है उसको किया है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फिर उनके मिलन सुख का भी वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। ठीक है, तो ये पूरी कविता की काव्यगत विशेषता है। और चूंकि बच्चों में ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपकी इस कविता के 3 पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बता दी, और आई होप कि आप लोगों को ये तीनों ही पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और काव्यगत विशेषताएं जो भी मैंने आपको बताई वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बाकी के जो 3 पैराग्राफ्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके विषय में देखेंगे, इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन बचे रह गए हैं उसके संबंध में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।